आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये एक्चुअल में कंपार्टमेंट होता क्या है। देन हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। फिर हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और उनको याद भी करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है विद सम ट्रिक। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम एंड लास्ट में मैनेजमेंट अलोंग विद नर्सिंग केयर। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम, तो सिंड्रोम से हमें पता लग रहा है कि ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। बट इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं तो इट ऑकर्स व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस विद इन वन और मोर कंपार्टमेंट्स। जब एक या एक से ज्यादा कंपार्टमेंट्स में प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से जो साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं दैट इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इट ऑकर्स एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। और लॉन्ग बोन में कौन कौन से आ सकते हैं? हमारे लोअर लेग के टिबिया या फिबुला में अगर फ्रैक्चर है, या हमारे फोर आर्म के रेडियस और अल्ना में अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो एज अ कॉम्प्लिकेशन वी सी कंपार्टमेंट सिंड्रोम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो कंपार्टमेंट एक्चुअली होता क्या है जिसमें प्रेशर बढ़ रहा है। तो व्हाट इज कंपार्टमेंट? सो कंपार्टमेंट एक तरीके का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी? मसल्स, नर्व एंड ब्लड वेसल्स। एंड इट इज सराउंडेड बाय दीज थ्री थिंग्स आर सराउंडेड बाय फेशिया। और ये फेशिया क्या है? एक्चुअल में लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, या हम बोल सकते हैं हमारे इस मसल्स को सराउंड करने वाली लेयर इज फेशिया। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को मिला के हमारा बनता है एक कंपार्टमेंट। अगर हम इसको हमारे बॉडी के रिलेशन में समझते हैं तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं हमने लोअर लेग को लिया और लोअर लेग को के हमने स्लाइस कर दिए बीच में से, और जो हम स्लाइस करके फिर हम नीचे से जो व्यू देखेंगे तो वही है यहाँ पे इट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ आवर लोअर लेग। तो हमें क्या क्या दिखेगा यहाँ पे? हमें बोन्स दिखेंगी, टिबिया एंड फिबुला, और उन्हीं से सराउंडेड होते हैं हमारे दीज रेड एरियाज हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपार्टमेंट को। और कंपार्टमेंट में हमने अभी अभी पढ़ा क्या क्या होता है। कंसिस्ट ऑफ, ये जो व्हाइट पोर्शन है बीच में, दिस ऑल इज मसल लेयर्स, और इसी के बीच में एम्बेडेड होते हैं हमारे आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स। और सारे ही कंपार्टमेंट्स, ये जो हमारा ब्लैक बाउंड्रीज दिख रही हैं, दिस ऑल कंपार्टमेंट्स आर सराउंडेड बाय अवर फेशिया, और बीच में हमारे बोन्स। तो फेशिया क्या कर रहा है? इट इज एक्चुअली कवरिंग दीज मसल्स, और फेशिया हमारे मसल्स और बोन्स को भी कनेक्ट या बाइंड करके रख रहा है। सो इन्हीं कंपार्टमेंट्स में प्रेशर बढ़ने की वजह से सिम्टम्स जो आते हैं दैट इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेशर क्यों बढ़ता है कंपार्टमेंट्स में। तो इसके लिए हमने पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे लिखी है, तो उसको समझते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, इट ऑकर्स एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर जब कैसे हो सकता है? जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल इंजरी होती है पेशेंट को, तो उस प्रेशर की वजह से फ्रैक्चर हो जाता है हमारे लॉन्ग बोन्स का। और जब भी फ्रैक्चर होगा तो बिकॉज ऑफ दैट एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स ये ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाएंगे जो विद इन कंपार्टमेंट्स होती है। अब अगर ये ब्लड वेसल्स रप्चर करेंगी तो जो इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड है वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमारे कंपार्टमेंट्स के अंदर फ्लूइड का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा विद इन कंपार्टमेंट। नेक्स्ट हमने लिखा है सिवियर बर्न। सिवियर बर्न में हमें आफ्टर सम टाइम देखने को मिलता है फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम अवर ब्लड वेसल्स टू आउटसाइड। तो अगर बर्न होने की वजह से ब्लड वेसल से फ्लूइड शिफ्ट होगा और हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाएगा तो तब भी वहां पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी और प्रेशर इंक्रीज। लास्ट में हमने लिखा है लिम्ब कंप्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को लॉन्ग बोन्स में फ्रैक्चर हुआ है तो उस बोन्स को अपनी जगह पे बना के रखने के लिए डॉक्टर इनिशियली कास्ट अप्लाई कर सकते हैं उस एरिया पे। सो अगर बहुत टाइट कास्ट है तो इसकी वजह से वो लिम्ब या दो लॉन्ग बोन्स या हमारे दिस कंपार्टमेंट्स पे कंप्रेशन लगेगा एक्सटर्नली, और उस कंप्रेशन की वजह से भी बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पे
बढ़ जाएगा। तो वही हमने लिखा है, इन तीनों ही रीजंस की वजह से देयर विल बी प्रेशर विद इन कंपार्टमेंट इंक्रीजेस। अब प्रेशर बढ़ेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये फेशिया उस प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए एक्सपैंड नहीं कर पाएगी। मींस फेशिया इज रिजिड इन इट्स स्ट्रक्चर। तो क्योंकि फेशिया एक्सपैंड नहीं होगी तो विद इन दिस कंपार्टमेंट प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो वही हमने लिखा है, अब जब प्रेशर इंक्रीज होगा ड्यू टू फ्लूइड, स्वेलिंग एंड अदर थिंग्स, इसकी वजह से इन ब्लड वेसल्स पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लग जाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर इंक्रीजेस बिकॉज फेशिया इज अनेबल टू एक्सपैंड। ब्लड वेसल्स पे भी प्रेशर पड़ेगा और ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। अब अगर ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी तो जो उसके डिस्टल स्ट्रक्चर्स होंगे वहां पे अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी। अब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीजन लेवल विल बी डिक्रीज इन टिश्यू, दैट इज हाइपोक्सिया। देन टिश्यू डैमेज देखने को मिलेगा और नर्व डैमेज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो नर्व्स पे भी लगेगा और लास्ट में हमें नेक्रोसिस देखने को मिल सकता है। और इसकी वजह से हमें बहुत अलग अलग साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिसको हम मिला के क्या बोल रहे हैं, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो हमने यहां पे लिख रखे हैं देयर आर 6 साइन एंड सिम्टम्स और सभी स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पी से, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। तो सभी क्योंकि पी से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमने बोल दिया वी हैव टू रिमेंबर 6 पीस। कौन कौन से पीस, फर्स्ट इज पेन, सेकेंड इज पैरास्थीसिया, थर्ड इज पैलर, फोर्थ इज पैरालिसिस, फिफ्थ इज पोइकिलोथर्मिया एंड लास्ट इज पल्सलेसनेस। तो एक एक को हम देखते हैं। तो पहले हमने लिखा है पेन, जो कि एक अर्ली साइन है। क्यों? क्योंकि कंपार्टमेंट के अंदर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सबसे पहले पेन ही देखने को मिलेगा, और ये जो पेन होगा पेशेंट के पैसिव मूवमेंट की वजह से, या फिर चाहे हम उसके लिम्ब को टच करते हैं या अगर पेशेंट स्ट्रेच या एलिवेट करता है उस लिम्ब को, तो इन सभी केसेस में पेन का लेवल बढ़ जाएगा। और दिस पेन इज अनरिलीव्ड बाय पेन मेडिकेशन। बिकॉज पेन क्यों हो रहा है, प्रेशर बढ़ने की वजह से, तो इट विल बी अनरिलीव्ड। अगर हम पेशेंट को मॉर्फिन भी दे दे देन ऑल्सो इट विल नॉट वर्क। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, क्योंकि नर्व डैमेज हो रहे हैं इसीलिए देखने को मिलेगा पैरास्थीसिया, दैट इज abnormal sensation या loss of sensation in the affected extremity। कैसा देखने को मिलेगा, पिन एंड नीडल सेंसेशन देखने को मिलेगा उस affected extremity के डिस्टल वाले पोर्शन पे। नेक्स्ट, क्योंकि ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, तो वो एक्सट्रीमिटी कैसी मिलेगी, पेल इन कलर और डस्की इन कलर, और कैपिलरी रिफिल टाइम विल बी मोर देन 2 सेकेंड। नेक्स्ट, अगर टोटली नर्व डैमेज हो जाएगी तो हमें देखने को मिलेगा paralysis in that extremity, means unable to move that limb. Next is poikilothermia। अगर हम affected extremity के distal portion को टच करेंगे तो हमें कैसी मिलेगी वो extremity, cool extremity। Why? Because body is unable to control that temperature in that affected limb or area, और even blood flow भी proper नहीं है, इसीलिए भी वो extremity cool देखने को मिलेगी। Last is pulselessness, जो कि एक लेट साइन है। अगर टोटली ब्लड फ्लो इज एब्सेंट तो देयर विल बी वीक और एब्सेंट पल्स। इंपॉर्टेंट, इट इज लेट साइन। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमने लिखे हैं यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कॉम्प्लिकेशंस में क्योंकि कंपार्टमेंट के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और ये प्रेशर मसल्स पे भी लगेगा विद इन दैट कंपार्टमेंट, तो मसल्स का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब मसल्स ब्रेकडाउन होंगी तो उसी को हमने बोल दिया रैप्डोमाइलोसिस। रैप्डो मीन्स रैपिड, मायो मीन्स मसल्स, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। सो रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स, इसकी वजह से 2 सब्सटेंस रिलीज होंगे, क्रिएटिन काइनेस एंड मायोग्लोबिन, और ये दोनों ही रिलीज होके हमारे ब्लड में जाएंगे और इनका लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अब मायोग्लोबिन जो कि एक मसल का पिगमेंट है, उसके बढ़ने की वजह से हमारे ब्लड में वो सर्कुलेट होगा और सर्कुलेट होके जाएगा हमारे किडनीज के ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस में जाके ट्रैप हो जाएगा और ग्लोमेरुलस की लेयर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट होगा। इसकी वजह से प्रॉपर ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और पेशेंट में आगे जाके एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है। लास्ट इज मसल डैमेज होने की वजह से पेशेंट में कॉन्ट्रैक्चर्स या मसल या लिम्ब
शॉर्टनिंग, अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी शॉर्टनिंग हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट इज अवर डायग्नोसिस, कि कैसे हम डायग्नोस करेंगे। तो सिंपल हमने लिखा हुआ है, वी विल मॉनिटर इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर, हमारे कंपार्टमेंट्स के अंदर कितना प्रेशर है उसी को मॉनिटर करेंगे विद अ डिवाइस। कैसा डिवाइस यूज करेंगे हम, वी विल यूज मैनोमीटर, जैसे बीपी के लिए हम यूज करते हैं प्रेशर चेक करने के लिए, वैसे ही एक मैनोमीटर होगा और उस मैनोमीटर के टिप पे देयर विल बी वन नीडल अटैच्ड। उस नीडल को अलोंग विद दैट मैनोमीटर वी विल इंसर्ट इन अवर कंपार्टमेंट, और जैसे हम कंपार्टमेंट में इंसर्ट करेंगे तो वो मैनोमीटर हमें रीडिंग दे देगा प्रेशर की, कि कितना प्रेशर है इनसाइड दैट कंपार्टमेंट। और नॉर्मल इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर इज 10 to 30 mmHg। तो अगर मोर देन 30 mmHg प्रेशर मिल रहा है, दिस विल इंडिकेट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। नेक्स्ट हम ये 6 P's को असेस करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट अगर हम यूरिन का एनालिसिस करेंगे, सो अगर रैप्डोमाइलोसिस वाली कंडीशन हो रही होगी, सो हमारे यूरिन के अंदर देयर कैन बी मायोग्लोबिन प्रेजेंट आफ्टर फिल्ट्रेशन। और अगर मायोग्लोबिन आएगा हमारे यूरिन में तो हमारा यूरिन कैसा कलर का दिखेगा, हमें टी कलर्ड। नेक्स्ट हम इमेजिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं टू व्यू दैट कंपार्टमेंट लाइक सीटी, एमआरआई, यूएसजी। और ब्लड फ्लो को एसेस करने के लिए वी कैन डू डॉपलर। नेक्स्ट इज अवर मैनेजमेंट पार्ट। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दैट फेशिया इज रिजिड इन स्ट्रक्चर, तो उस फेशिया को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। सो सर्जिकल प्रोसीजर इज फेशियोटॉमी, दैट इज कटिंग ऑफ फेशिया। फेशिया कट करने की वजह से जो भी कंपार्टमेंट में प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, रिलीफ। देन ब्लड फ्लो को रीगेन भी कर सकते हैं हम बाद में, और हम चाहें तो इस फेशिया को ओपन भी छोड़ सकते हैं, बाद में वी कैन सूचर व्हेन दिस विल बी रिजॉल्व्ड। लास्ट में हम पढ़ते हैं नर्सिंग केयर। सो वी हैव टू फर्स्ट assess neurovascular status by checking these 6 P's। और ये जो हम 6 P's भी चेक कर रहे हैं, we have to compare affected and unaffected extremity, ताकि हम कंपेयर करके सिम्टम्स बता सकें। नेक्स्ट इज उस affected extremity को we have to keep at the level of heart, क्योंकि अगर हम हार्ट लेवल से ऊपर लेके जाएंगे, एक्चुअल में वी वांट कि ब्लड फ्लो नॉर्मली आर्टरीज में होता रहे। तो ब्लड फ्लो प्रॉपर करवाने के लिए वी विल कीप दैट एक्सट्रीमिटी एट हार्ट लेवल। अगर अबव द हार्ट लेवल लेके गए तो ब्लड बैक फ्लो होना स्टार्ट होगा विद इन दैट आर्टरी, और इस्चीमिया वाली कंडीशन और ज्यादा हो जाएगी। सो इंपॉर्टेंट, कीप द एक्सट्रीमिटी एट द लेवल ऑफ हार्ट, अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। नेक्स्ट हमें लूजन करना है या रिमूव करना है टाइट आइटम्स को, लाइक कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग अगर है, या फिर अगर कास्ट है, या फिर अगर ट्रैक्शन बहुत टाइट है तो वी हैव टू लूज, ताकि कंपार्टमेंट पे प्रेशर ज्यादा ना पड़े। लास्ट वी हैव टू असिस्ट द डॉक्टर इन फेशियोटॉमी एंड कास्ट बाइवाल्वमेंट। कास्ट बाइवाल्वमेंट मीन्स कास्ट कटिंग, अगर कास्ट इज द रीजन फॉर दिस कंपार्टमेंट syndrome. So this is all about compartment syndrome. Hope you all liked and understood well.